नमस्कार। आज मैं आपको यात्रा वृत्तांत, डायरी और वार्ता के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आता है कि यात्रा वृत्तांत क्या होती है। तो यात्रा वृत्तांत साहित्य की ऐसी रीति या विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्राओं का अनुभव एक रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। यात्रा वृत्तांत यात्री के अनुभव, सौंदर्य, बोध और प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। ये पाठकों को नई नई जानकारी तो देता ही है, साथ ही साथ लेखक के नए अनुभव उसे रोमांचित भी करते हैं। यात्रा वृत्तांतों के लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है कि लेखक द्वारा यात्रा किए गए स्थल के संबंध में जानकारी देकर उन्हें भी यात्रा के लिए प्रेरित करना होता है। ये लेखक का मूल उद्देश्य होता है। लेखक अपनी यात्रा वर्णन में अमुक स्थान की प्राकृतिक विशेषता, सामाजिक संरचना, समाज के लोगों के रहन सहन, संस्कृति, स्थानीय भाषा आदि को अपने साहित्य में स्थान देता है। वह मन के तरंगों को कथानुसार आगे बढ़ जाता है तथा राह की कठिनाइयों में आनंद की अनुभूति को खोजता रहता है। हिंदी के विद्वान लेखक मोहन राकेश के अनुसार यात्रा के संबंध में उन्होंने लिखा है कि यात्रा के संबंध में कहते हैं कि यात्रा व्यक्ति को तटस्थ नजरिया देती है जो हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलती। एक नए वातावरण में जाकर व्यक्ति कुंठा मुक्त हो जाता, पूरी तरह से वो स्वतंत्र हो जाता है। अपने निकट वातावरण के दबाव से मुक्त होकर नए स्थानों, नए लोगों से संबंध स्थापित करता है। यात्रा लेखक की दिशा में भारतेंदु युग का क्या विचार है। उनका मानना है कि योग दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा विषयक अपनी रचनाएं लिखी जो कवि वचन सुधा के अंकों में प्रकाशित हुई है। इनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय मानी जाती है। के विद्वान लेखक राकेश मोहन यात्रा के संबंध में कहते हैं कि यात्रा व्यक्ति को तटस्थ नजरिया देती है जो हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलती है। एक नए वातावरण में जाकर व्यक्ति कुंठा मुक्त हो जाता है। अपने निकट वातावरण के दबाव से मुक्त होकर नए स्थानों, नए लोगों से संबंध स्थापित करता है। यात्रावर्त लेखन की दिशा में भारतेंदु युग ने अनेक लेखकों ने अपने योग दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रावर्त विषयक अनेक रचनाएं लिखी जो कवि वचन सुधा के अंकों में प्रकाशित हुई है। इनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा प्रमुख। इन यात्रा वृत्तांतों की भाषा व्यंग्यपूर्ण है और शैली बड़ी रोचक और सजीव है। बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक रचनाएं लिखी। श्रीमती हरदेवी ने बंबई से लंदन की जहाजी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है। भारतेंदु युग में विदेशी यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है तो स्वदेशी यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों का प्रमुखता मिली है। भारतेंदु में अन्य साहित्यकारों में देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम, स्वामी सत्यदेव आदि कवियों की रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न बनता है इनमें से कि हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है अनेक स्थानों की यात्रा करने से तटस्थ दृष्टि का विकास होता है। यात्रा करने से नए साथियों से मिलते हैं, नए शहर को देखते हैं जिससे मन में एक नई ऊर्जा आती है, एक नई जिंदगी का एहसास भी होता है। अच्छे दोस्त मिलते हैं जो खट्टी मीठे अनुभव भी होते हैं जो हमें और भी परिपक्व बनाते हैं। निजी परिस्थितियों के दबाव से हमें मुक्ति मिल जाती है और मन में कुंठा नहीं रहती है। खुलेपन में नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं। विविध संस्कृतियों का पता चलता है तथा क्षेत्रीय परिवेश का ज्ञान भी बढ़ता है। यात्रा करने से इन सब उपलब्धियों के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है वार्ता से क्या अभिप्राय है। वार्ता का सामान्य अर्थ होता है बातचीत, आपस में बातचीत करना। वार्ता रेडियो प्रसारण की विशिष्ट विधा है। ये समाचार पर आधारित होती है और साहित्य, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व आर्थिक विषयों की भी हो सकती है। समाचारों पर आधारित वार्ता के साथ साथ अन्य डायलॉग या संवाद भी प्रसारण होता है जिसमें एक विशेषज्ञ से समाचार संपादक या संवाददाता किसी तात्कालिक विषय पर अपनी बात करके उनसे विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है वार्ता के कितने पक्ष होते हैं। एक अच्छी वार्ता के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर है किसी भी वार्ता के दो पक्ष होते हैं, एक होता वक्ता और दूसरा होता श्रोता। वार्ताकार के पास अभिव्यक्ति के लिए मात्र वाणी है और श्रोता के पास सुनना। एक अच्छी वार्ता के लिए वार्ताकार को श्रोताओं से तादात्म्य
स्थापित करना पड़ता है। श्रोताओं की मानसिकता को अपने साथ बांध लेना ही वार्ताकार की सफलता होती है। अगला प्रश्न है, वार्ताओं के प्रकारों तथा रेडियो वार्ता को बोधगम्य बनाने के संदर्भ में कौन कौन सी बातें आवश्यक है? तो इसका उत्तर ये होगा कि वार्ता के कई प्रकार होते हैं। कुछ वार्ताएं कार्यक्रम विशेष के लिए तैयार की जाती है, जैसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए। इसके अलावा संस्मरणात्मक और आत्मकथात्मक वार्ताएं भी होती हैं। ऐसी वार्ताओं में कथा तत्व भी होता है जो श्रोताओं को बांधता है। रेडियो वार्ता को बोधगम्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। सबसे पहला आता है विषय का रोचक होना। विषय मतलब रोचक होना चाहिए। दूसरा, पुस्तक के गद्य शैली की अपेक्षा सहज और सजीव शैली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की दृष्टांतों से समझना, वार्ता का विकास तर्क संगत रीति से करना, मुख्य मुख्य बातों पर विशेष जोर देना, कठिन शब्दावली से बचना, मतलब उसमें कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संयुक्त और मिश्र वाक्यों से परहेज करना था, उससे दूर, संयुक्त और मिश्र वाक्यों से दूर रहना। बोलने की गति सामान्य रखना। अगला आता है टॉपिक डायरी लेखन क्या होती है। तो डायरी लेखन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके अनुभवों से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। ये लेख का एक आधार है। डायरी लेखन अतिथि मित्रों को और जीवन की भरी हुई घटनाओं को याद करने का भी एक माध्यम माना जाता है। डायरी की प्रमुख विशेषता, डायरी लिखने की आदत बहुत ही अच्छी आदत मानी जाती है। डायरी इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसमें लिखी गई बातें दोबारा पढ़ सके और अपनी यादें ताजा कर सके। हम भविष्य में अपने भूतकाल से तुलना कर सके। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को अस्थायी रूप प्रदान करने का कार्य डायरी भी करती है। डायरी में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं में से कुछ प्रमुख या विशेष रूप से प्रभावित करने वाली घटना को ही लिखा जाता है। हम डायरी में अपनी दिनचर्या को भी लिख सकते हैं। डायरी आत्म अभिव्यक्ति का एक उत्तम साधन माना जाता है। जो बात हम किसी से नहीं कर सकते हैं उसे डायरी में लिखकर अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। ये एक ऐसा श्रेष्ठ मित्र है, भाई तथा आदर्श है। अभिभावक भी डायरी को माना जाता है। वर्तमान काल में लिखी गई उत्कृष्ट डायरी भविष्य में साहित्य बन जाती है। ये मार्गदर्शक भी होती है जो भविष्य की राह दिखाती है। डायरी लेखन असाधारण कार्य है। ये व्यक्ति के विकास में भी सहायक है। विद्यार्थियों के लिए तो ये विशेष उपयोगी मानी जाती है। इससे छात्रों में चिंतन, मनन और स्वयं को परखने की क्षमता विकसित होती है। चरित्र का निर्माण होता है। हम डायरी पढ़कर अपने चरित्र को सुधार भी सकते हैं। आगे आता है कि डायरी साहित्य का वर्गीकरण, अर्थात डायरी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत डायरियां, दूसरा वास्तविक डायरियां, तीसरा काल्पनिक डायरियां और चौथा साहित्यिक डायरियां। इन चारों में से ये दो प्रमुख डायरी होती है। पहली वाली होती है व्यक्तिगत डायरी और दूसरी साहित्यिक डायरी, ये प्रमुख मानी जाती है। अब डायरी लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे डायरी लेखन में परिष्कृत और मानक भाषा शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। परिष्कृत और कठिन भाषा के प्रयोग से तथ्य एकदम भारी हो जाता था, समझ में नहीं आता है। डायरी लेखन में ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाषा कितनी शुद्ध और शैली सौंदर्य कितना कलात्मक है। इसमें मन के भावों के आवेग को प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात जो मन में आता है वो डायरी में लिख देना चाहिए। कृत्रिमता से बचने के लिए डायरी लेखन में हार्दिक अनुभूति के अनुरूप ही भाषा शैली अपनानी चाहिए। स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करने से डायरी का स्वरूप उभर जाता है, अर्थात उसमें सौंदर्यता बढ़ जाती है। अगला है कि संदर्भ ग्रंथ क्या होता है। शब्दकोश की तरह ही जिन ग्रंथों या संग्रहों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात सभी विषयों की अत्यंत संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, उसे संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। अब इनका क्या महत्व होता है। संदर्भ ग्रंथों में समस्त जानकारी एवं सूचनाओं के संक्षिप्त संकलन होने से ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। इनका महत्व गागर में सागर बनने के समान है। संदर्भ ग्रंथों में किसी विषय पर तुरंत जानकारी मिल जाती है, इस कारण ये अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं, उपयोगी और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें विविध विषयों का संकलन क्रमानुसार और शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है।